हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैंकिंग सोसाइटी। तो कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट बैंकिंग टर्म एनपीए के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल पे देख सकते हैं, एनपीए मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर के द्वारा पूछ लिया जाता है। इसका कुछ कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन हमको उतने डेप्थ में नहीं पढ़ना है क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास नहीं है ये, जिसको मैं बहुत ज़्यादा खींचूंगी नहीं। टू द पॉइंट जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से मैं उतने क्वेश्चन को बताऊंगी। उसके पहले मैं थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी दूंगी, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एनपीए का सबसे पहले हमें समझने से पहले एनपीए का मतलब क्या है या कितने तरीके के होते हैं जो भी है, इसमें 2-3 टर्म्स ऐसे मिलेंगे जिसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला टर्म आएगा आपको असेट क्या है, क्योंकि एनपीए का फुल फॉर्म ही होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो पिछले जो वीडियो है मैंने इंटरव्यू सीरीज में डाली है, असेट एंड लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस है, उसमें आपको असेट का मतलब बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। दूसरा टर्म इसमें आएगा ईएमआई का, जिसका फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ये भी चीज़ आपको डेली यूज़ में आपने सुना होगा कि हमको ईएमआई पे करनी है कार लोन का, इसका उसका जो भी है। तो इक्वली का मतलब है इक्वल, वो मतलब हमारी जो किस्त बनती है, हिंदी में इसी को किस्त बोलते हैं, माने बराबर होती है सारे इंस्टॉलमेंट। और एक और चीज़ ध्यान रखना, ईएमआई जो है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो हमारी मूल राशि होती है, मान लो हमने 10 लाख का लोन लिया तो वो हमारा प्रिंसिपल हुआ, लेकिन उस पर जो ब्याज लग रहा है उसको इंटरेस्ट, तो ये दोनों ऐड करके जब भी हम किस्त भरते हैं यानी ईएमआई पे करते हैं, उसमें हमारे प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है उसका तो रहता ही है अमाउंट, प्लस उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो दोनों ऐड होकर वो किस्त हम भरते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले प्रिंसिपल भर रहे हैं बाद में जितना किस्त हुआ उसको बाद में भर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ईएमआई में दोनों चीज़ इंक्लूडेड होती है, तो ये बात आप ध्यान रखना। और अब हम देखते हैं कि मतलब एनपीए होता क्या है। उसके बाद मैं वीडियो में आगे बताऊंगी कि अगर इंटरव्यू में हमसे पूछा जाए तो उसको किस तरीके से आंसर करना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं वीडियो में। एनपीए के बारे में जानने से पहले मैं एक टर्म की बात करूंगी, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसमें एक टर्म आता है स्टैंडर्ड असेट का, कि स्टैंडर्ड असेट क्या होते हैं। असेट तो हम जानते हैं क्या होता है, अब उसमें अगर स्टैंडर्ड वर्ड लग गया, जैसे कि आपको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा तो आप क्या करोगे, आप खुद सोचो। अपना जो भी काम है टाइम से करोगे, आपके मतलब आपकी जो पर्सनालिटी समाज में बनी हुई है उसको मेंटेन करोगे, तो यानी आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो। नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल जनरल वे में बोला जाए तो यही चीज़ है। सेम चीज़ असेट के साथ है, यानी कि असेट का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक था हमें फ़ायदा देना, फ्यूचर टर्म्स में हमारे पॉकेट में वैल्यू ऐड करना, अगर वो टाइमली कर रहा है तो वो स्टैंडर्ड असेट है। यानी कि अगर हम इसको बैंकिंग टर्म में थोड़ा सा यूज़ करके बताएं अगर, तो इसका मतलब है अगर जिस असेट का या जिस लोन का ईएमआई टाइमली पे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो वो स्टैंडर्ड असेट में काउंट होता है। आई होप आप समझ गए होंगे इस टर्म को। तो इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि एनपीए क्या होता है या फिर प्लीज एक्सप्लेन अबाउट एनपीए, तो आपको सिंपली आंसर करना है असेट्स ऑफ बैंक विच आर नो मोर प्रॉफिटेबल, यानी कि बैंक के वैसे असेट्स जिनसे अब बैंक को कोई फायदा नहीं हो रहा है, वैसे असेट्स एनपीए बोले जाते हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इस तरीके से आपको आंसर करना है। अब इसमें हम बात करें, 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। पहला कि एनपीए कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि हाँ ये वाला जो मैंने लोन दिया था, ये जो मेरा असेट है बैंक का, वो एनपीए है और ये नहीं है। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। आपके पास 100 रुपये हैं, बैंक ने आपको 100 रुपये उधार दिए हैं। अगर आप बैंक को 80 रुपये वापस कर देते हो, ठीक है, 100 में से 80 रुपये वापस आप कर दिए, 20 रुपये नहीं वापस कर पा रहे हो, तो वो उनके लिए एनपीए में वो काउंट नहीं होगा। कहने का मतलब अगर कोई भी अमाउंट है, कितना भी बड़ा अमाउंट है, जो भी लोन दिया गया है, जो भी असेट है, उसका 80% प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो पे कर दिया गया है, तो वो एनपीए में काउंट नहीं होता है। 80% से कम उन्होंने दिया है पैसा तो वो एनपीए हो जाता है। अब इसके बाद फिर इस बात के साथ ये क्वेश्चन आता है कि एनपीए कब होता है कब नहीं होता है। ये तो अमाउंट की बात हो गई कि कितना अमाउंट पे होने के बाद एनपीए होगा, कितने अमाउंट के बाद नहीं होगा। अब क्वेश्चन बनता है कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये असेट एनपीए में चला गया है या कब तक हमें पे करना है, वो 80% हो या 100% हो। तो 2 केसेस इसमें भी बनते हैं। पहला केस बनता है नॉर्मल केस, जो नॉर्मल पर्सन को दिए जाते हैं या
किसी भी इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है किसी फॉर्म के नाम पे या जो भी है, तो 90 डेज का पीरियड होता है। और एमएसएमई के केस में 180 डेज का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लेना कहीं कि नॉर्मल केस में 90 डेज, एमएसएमई के केस में 180 डेज। अब ये क्या है, मैं मान लो आपने 1 तारीख को या फिर जनवरी की मैं बात कर लेती हूँ, जनवरी में आपने लोन को, जो लोन आपने लिया उसका ईएमआई नहीं पे किया, दिसंबर तक आपने किया, जनवरी में नहीं किया, फरवरी में भी नहीं किया, मार्च में भी नहीं किया। यानी कि अगर आपने 90 डेज, ठीक है, मंथ में 30 का मान के चल रही हूँ, अगर आपने 90 डेज तक अपने ईएमआई को रेगुलरली जो आप पे करते हो मंथली, जैसे ईएमआई मैंने बताया था इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी हर मंथ आपको किस्त भरनी है, वो लगातार 3 मंथ का गैप आ जा रहा है, उसके बाद वो हम एनपीए में काउंट करते हैं। ये नहीं कि 60 दिन हुआ मतलब 2 मंथ का गैप हो गया और तीसरे मंथ में अगर आपने पैसा जमा कर दिया किस्त का तो वो असेट एनपीए नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा आपको शायद। इसके बाद एमएसएमई का सेम चीज़ है, 180 डेज का। 90 डेज वाला जो है आप 180 देख लेना उसको। अब हम बात करते हैं एनपीए के टाइप्स के। तो मेनली ये 3 टाइप्स के होते हैं, सब स्टैंडर्ड एनपीए, दूसरा होता है डाउटफुल एनपीए, थर्ड होता है लॉस एनपीए। थोड़ा थोड़ा मैं इसके बारे में समझा देती हूँ, मे बी आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आपके दिमाग में ये चीज़ रहे कि हाँ ये चीज़ होती है। पहली चीज़ जो है सब स्टैंडर्ड एनपीए, वो क्या होता है कि 90 डेज तक के बाद तो वो एनपीए हो गया। मैंने बताया था ना 90 डेज तक अगर ईएमआई पे कोई नहीं कर रहा है तो वो असेट एनपीए में चला गया। अब एनपीए में चला गया, बैंक तो उसको ऐसे ही छोड़ नहीं देगा, उस पर काम करेगा, उसको रिकवर करने का ट्राई करेगा, उससे पैसा बोलेगा भरो, ठीक है 4th मंथ से ही शुरू कर दो भाई वो करने के लिए, पैसा अपना जो किस्त भरते हो वो। तो वो उसके लिए 12 महीने का समय होता है, 12 महीने यानी कि 1 साल। अगर 1 साल का पीरियड है एनपीए होने के बाद के 1 साल के अंदर अंदर अगर आप वो रिकवर कर लेते हो, या फिर 1 साल तक का समय मैं बोल सकती हूँ, रिकवर करो या ना करो, 1 साल तक का जो समय होता है वो असेट सब स्टैंडर्ड असेट बन जाता है। कहने का मतलब आपका असेट है, स्टैंडर्ड असेट है। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। स्टैंडर्ड असेट है, आप टाइमली ईएमआई पे कर रहे हो, उसके बाद आपने लगातार 90 डेज तक ईएमआई पे नहीं किया, तो वो जो असेट था यानी कि स्टैंडर्ड असेट, वो नॉन परफॉर्मिंग असेट बन गया आफ्टर 90 डेज जब आपने ईएमआई पे नहीं किया। अब वो क्या हुआ, उसके बाद का जो 1 साल का पीरियड है आपका, वो असेट उस दौरान सब स्टैंडर्ड असेट कहलाएगा। यानी कि स्टैंडर्ड असेट, फिर आया नॉन परफॉर्मिंग एसेट, फिर आया सब स्टैंडर्ड असेट। आई होप क्लियर होगा। उसके जस्ट 1 मंथ के बाद आप कर लो एक्सटेंड, और मैंने 1 साल के बाद भी मेरे को वो असेट वो वैसे ही पड़ा हुआ है एनपीए के फॉर्म में, तो सब स्टैंडर्ड के बाद 1 साल और बढ़ा ले यानी कि 24 मंथ कर ले तो वो आपका डाउटफुल एनपीए हो जाता है। डाउटफुल से थोड़ा ध्यान रखना कि यार 2 साल तक ईएमआई अभी तक इसने पे करना शुरू नहीं किया, मुझे मेरा जो लोन था जो मैंने दिया था वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ, तो थोड़ा सा डाउट होगा ना कि ये पैसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, तो वही ये डाउटफुल एनपीए। अब वो मतलब असेट मेरा ना नॉन परफॉर्मिंग तो है ही, थोड़ा थोड़ा डाउट में जा रहा है कि यार वो भरेगा कि नहीं भरेगा। सेम कॉन्सेप्ट है थर्ड में, जैसा कि नाम से क्लियर है, लॉस असेट। किसी ने एबीसी जो भी पर्सन है उसने बैंक से लोन लिया था, तो बैंक के लिए जो लोन असेट हुआ वो क्या हुआ, पर्सन बैंक से लोन लेने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, वो तो कभी पैसा बैंक को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके नाम पे लोन था, वो दूसरा कोई तो उसका पैसा भरेगा नहीं, तो वो कभी भी रिकवर नहीं होने वाला। वो ऐसा असेट बैंक का हो गया जो कभी भी बैंक को वापस नहीं मिलेगा, ना प्रिंसिपल ना उसका इंटरेस्ट कुछ भी, तो ये लॉस असेट में काउंट हो जाता है। देखो एनपीए चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ी सी इसमें समझने की जरूरत है। इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं, जैसे आपको एसएमए मिलेगा यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट, इसमें एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2 ऐसे करके इसको कैटेगराइज किया गया है। वही 90 डेज का जो मैंने पीरियड बताया था, इसी को 0 to 30 डेज, 30 to 60 डेज, 60 to 90 डेज। तो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, वो इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे क्योंकि आप नॉर्मल कैंडिडेट हो, आपसे बेसिक क्वेश्चंस ही बनेंगे। और दूसरी चीज में फिर रिकवरी को लेके भी चीजें हैं, एनपीए को कैसे रिकवर करेंगे। ये तो असेट मेरा लॉस असेट या डाउटफुल असेट हो गया, एनपीए चैप्टर में ही आपको पढ़ना है कि इसकी रिकवरी कैसे होती है या कौन कौन से इसके लिए बॉडीज बनाए गए हैं। जैसे कि आपने कुछ एक्ट्स के नाम सुने होंगे, सरफाइसी एक्ट है, फिर इसमें लोक अदालत का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा,
तो इस तरीके से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। अगर आप कमेंट करोगे, अगर मेरे को पता चलेगा कि हाँ आपको नीड है इसकी, तो मैं सेकंड वीडियो में उसको कवर कर लूँगी, उसके लिए टेंशन मत लेना आप। और दूसरी चीज़ कि जो एनपीए मैंने बताई, ये नॉर्मल केस का बताया मैंने, और एक और होता है एनपीए आपका एग्रीकल्चर वाला एनपीए होता है, वो क्रॉप सीजन पे डिपेंड करता है। वो भी अपने आप में थोड़ी सी उसके भी कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, बट मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें 6 मंथ वाले क्रॉप होते हैं और एक 12 मंथ वाले क्रॉप होते हैं। इसमें सीजन डिसाइड होता है, यानी कि जो 6 मंथ वाले क्रॉप होते हैं उनका 1 सीजन 6 मंथ का होता है, और जो 12 मंथ वाले होते हैं क्रॉप, जिसको एवरग्रीन भी बोलते हैं, जो कि साल में 12 महीने उनका वो चलता है, उपज होती है उनकी, तो उसका जो सीज़न होता है, एक सीज़न 12 मंथ का होता है। तो इस तरीके से 2 तरीके से उसमें भी एनपीए होते हैं। उसमें सीज़न गैप होने वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ कि मुझे लगता है कि इसको थोड़ा, मतलब जितना मैंने बताया आपको रिटेन करना हो सकता है मुश्किल हो, तो मैं इसका एक शॉर्ट नोट्स, जो मेरे नोट्स का पार्ट है, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। वहां से आप देख लेना, आपको सब जितना भी इस वीडियो में रहा है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इसकी नीड है, इसलिए मैं इसको ज़रूर शेयर करूंगी, तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो में आगे हम बात करते हैं कि अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन बनते हैं तो हमें फ्रेशली कौन कौन से टर्म अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं, कैसे उसको आंसर करना है। ये सब जो अभी तक हमने देखा कॉन्सेप्ट था, अभी तक आपका फाउंडेशन जो मैं बिल्ड कर रही थी कि थोड़ा उस चीज़ को आप समझ सको ताकि फंसो मत क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। अगर मैं इसको समराइज करूँ, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बना व्हाट इज एनपीए, यानी कि एनपीए क्या है। तो हमें आंसर करना है असेट्स ऑफ बैंक विच आर नो मोर प्रॉफिटेबल, यानी कि बैंक के वैसे असेट जो कि अब फायदेमंद नहीं हैं, उन्हें एनपीए कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है एनपीए का फुल फॉर्म बताइए, सिंपल है, नॉन परफॉर्मिंग असेट। तीसरा इसमें बनेगा स्टैंडर्ड असेट क्या होता है, आप उससे क्या समझते हैं। तो वैसे असेट जिनका ईएमआई टाइमली पे किया जा रहा है, वैसे असेट्स को हम स्टैंडर्ड असेट बोलेंगे। 3 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि अमाउंट का कितना % अगर हम पे कर देते हैं तो उसको एनपीए में काउंट नहीं करेंगे। तो मैंने बताया था 100 रुपये 80 रुपये वाला कॉन्सेप्ट, तो उसको आपको परसेंटेज में बोलना है कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट का 80% पैसा दे दिया गया है, बैंक को मिल गया है, तो वैसा एसेट एनपीए में काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसके बाद बनता है कि कितने दिन के, मतलब कितना दिन इसके लिए निर्धारित किया गया है कि हाँ वो एसेट एनपीए में कैटेगराइज हो रहा है। तो नॉर्मल केस में 90 डेज, यानी कि 90 डेज अगर हो जाते हैं और एनपीए नहीं ईएमआई नहीं पे किया जा रहा है, तो वैसे एसेट्स एनपीए में चले जाते हैं। एमएसएमई के केस में 180 डेज है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि एनपीए कितने टाइप्स के होते हैं। तो 3 टाइप्स के आपको याद रखने हैं, सब स्टैंडर्ड एनपीए, डाउटफुल एनपीए और लॉस एनपीए। सब स्टैंडर्ड एनपीए क्या होते हैं, यानी कि एनपीए होने के बाद का 12 मंथ का जो पीरियड है, उसमें वो असेट अगर चला जा रहा है 12 मंथ तक का, तो वो सब स्टैंडर्ड एनपीए हो जाता है। सेकंड था डाउटफुल एनपीए, वही जो ड्यूरेशन मैंने बताया वो 24 मंथ वाला आपको याद रखना है। थर्ड है लॉस एनपीए, तो वो चीज़ ऐसी, मतलब ऐसा असेट जो कि रिकवर नहीं होगा, जो एनपीए में चला गया है अमाउंट या जो भी है, वो रिकवर नहीं होगा ड्यू टू द डेथ ऑफ द बोरोवर, मतलब जिसने लोन लिया था उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में हमारा वो एनपीए कभी भी रिकवर नहीं होगा। तो ऐसे असेट को हम लॉस एनपीए में काउंट करेंगे। आई होप सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको थोड़े से आइडिया लग गए होंगे। बाकी मैं नोट शेयर कर दूंगी, वहां से एक बार और आप रिवाइज कर लेना और देखना कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। खुद से क्वेश्चन करना कि हाँ मैं रहता तो मैं तो ये भी क्वेश्चन पूछता, तो खुद देख लो आप। हो सकता है कि आप आंसर करते जाओ, उनका आपका आंसर पसंद आए तो वो थोड़ा डेप्थ में भी देखना चाहें कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है इस टॉपिक को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है 90% चांसेस हैं एनपीए से क्वेश्चन बनने के, इसलिए इसका वीडियो भी थोड़ा मैं लॉन्ग और एक्सप्लेनेटरी थोड़ा बना रही हूँ ताकि आप फंसो मत इस क्वेश्चन में। क्योंकि एज एन ऑफिसर वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बैंकिंग के जो बेसिक टर्म्स हैं वो अच्छे से पता हो, खासकर जो आपका काम है आगे चल के ये काम जरूर आने वाला है। भले ही स्टैटिक वाला जो चीज़ है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसका ये कब हुआ, वो यूज़ में नहीं है, प्रैक्टिकल यूज़ में नहीं है, बट एनपीए से जुड़ी हुई हर चीज़
ऑफिसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखिएगा आने के बाद मे बी आपको एज ए रिकवरी ऑफिसर भी आपको ट्रीट किया जाए, रिकवरी के लिए भेज दिया जाए, तो ये चीज़ अच्छे से कर लेना आप। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैंने टेलीग्राम चैनल का जो भी लिंक है मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। आप कुछ भी आपको डाउट आ रहा है आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो कम्युनिटी ग्रुप में मुझे टैग करके। बाकी जो हमारा मेन चैनल ग्रुप है उस पर मैं इसके नोट्स इवनिंग तक कुछ देर में मैं शेयर जरूर कर दूंगी, तो वहाँ से आप रिवाइज कर लेना। तो तब तक के लिए टेक केयर गाइज एंड ऑल द बेस्ट। आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।